हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज़ विद्या साधना। तो ये पार्ट जो है रिसोर्सेज का, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है जिसमें हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन और रिसोर्सेज को समझा था, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं लिंक से। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Types of resources. Resources are generally divided into natural, human-made and human. Resources को हम generally 3 टाइप से डिवाइड करते हैं और वो 3 टाइप्स हैं natural resource, human-made and human resource. Okay? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे natural resources के बारे में. Resources that are drawn from nature and used without much modification. देखिए, वैसे तो कोई भी चीज़ हो, नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन मेड रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, सारे ही रिसोर्स कहीं ना कहीं नेचर से ही मिले हैं। क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ोगे तो हम भी एक तरीके से, हमें भी तो नेचर ने ही बनाया। अगर नेचर ना हो तो हम भी नहीं होंगे। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में हम उन रिसोर्सेज को डालते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं करते हैं। लाइक देखिए, आप एयर यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा एयर को कुछ करते हो कि एयर में चेंजेस नहीं, जैसी एयर है वैसे आप कंज्यूम करते जा रहे हो। वाटर सॉइल और कुछ मैंने अलग लिए हैं आपके लिए एग्जांपल, जैसे कि ऑयल हो गया, रॉक हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, सन हो गया, ये सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़े से डिटेल में। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि हमने रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था नेचुरल रिसोर्सेज, देन ह्यूमन रिसोर्स, देन ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम नेचुरल रिसोर्स को पढ़ रहे हैं और हम नेचुरल रिसोर्स को भी देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स को भी हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट और यूज पे, या फिर ओरिजिन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, अगर हम डेवलपमेंट या यूज़ की बात करें तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकंड जो होता है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं वो है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? Actual resources are those resources whose quantity is known. These resources are being used in present. Actual resource वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है कि वो कितनी मात्रा में मौजूद हैं और वो हम प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखो, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो पेट्रोलियम पाई जाती है हमें पता है वो कितनी है और हम आज भी उसको यूज़ कर रहे हैं। और डार्क सॉइल जो कि स्पेशली महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है वो भी यूज़ की जाती है कुछ स्पेशल फार्मिंग्स के लिए। सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्स। ये इनके ऑपोजिट होते हैं एक्चुअल रिसोर्स के। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें क्वांटिटी के बारे में पता भी होता है या कुछ कुछ की क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता होता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इनके अंदर अंतर है वो ये कि एक्चुअल रिसोर्सेज को हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल रिसोर्स है उसको हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अपना इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम जो पाया जाता है लद्दाख में, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स में अगर हम उसे ऑन द बेसिस ऑफ यूज डिवाइड करे जाए तो वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हमने वो फ्यूचर के लिए सेव कर दिया है, बाद में देखा जाएगा, अभी तक हमने उसे यूज नहीं किया है। हाई speeds wind were a potential resource 200 years ago. Today
they are an actual resource, and wind farms generate electricity using windmills like in Netherlands. Some are in Nagarcoil, Tamil Nadu and Gujarat coast. देखिए क्या मतलब है, एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स को हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो पोटेंशियल रिसोर्स होता है। अब क्या, जो विंडमिल्स होते हैं ना, उनको आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना हमारे पास ये आइडिया था कि हम विंडमिल्स के थ्रू कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो तब वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था, क्योंकि तब तक हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, और उसकी मदद से हम विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो आज क्या बन गया, वो एक एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। तो जहाँ पर विंड्स बहुत तेज़ आती है ना, बहुत तेज़ हवाएं, वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, जैसे कि नीदरलैंड्स में ये चीज़ की जाती है। और इंडिया की बात करी जाए तो नागरकोइल, जो कि तमिलनाडु में है, और गुजरात की कोस्ट पर ये काम किया जाता है। अभी हमने देखी थी नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से हम देखेंगे तो देखिए ये 2 टाइप के होते हैं, और ये सबसे इजी है, बायोटिक एंड अबायोटिक, या अबायोटिक एंड बायोटिक। देखो, बायोटिक जो लिविंग बीइंग हो, और इसमें लग गया ए, यानी इसका ऑपोजिट नॉन लिविंग थिंग। बायोटिक को याद रखो आप बायोलॉजी से। बायोलॉजी हम कैसे हैं, एक बायोलॉजिकल एनिमल है, हमारे अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं ना, डाइजेशन करते हैं, हम सब कुछ खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, हमें खाने की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, बायोटिक वो होंगे जो लिविंग होंगे, और इसका अपोजिट ए लगा के बन गया अबायोटिक, वो होंगे जो नॉन लिविंग होंगे। जैसे कि देखिए सॉइल, सॉइल कुछ नहीं खाती, ना सांस लेती, ना रॉक, ना मिनरल, तो ये हो गए नॉन लिविंग। और वहाँ जहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सांस भी लेते हैं, इन्हें खाने की भी ज़रूरत है, तो ये हो गए लिविंग, और हम कह सकते हैं बायोटिक। और एनिमल्स के अंदर ही हम आ गए इंसान, क्योंकि इंसान भी क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो अभी हमने देखा कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कई टाइप से डिवाइड किया। पहले हमने उसको डिवाइड किया नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट और यूज के तरीके से, 2 पार्ट्स में, एक था एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा था पोटेंशियल रिसोर्स। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, और अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो on the basis of distribution, natural resources are of 2 types, that is ubiquitous and localized. तो ubiquitous होता है resources that are found everywhere। यहाँ सिर्फ resources लिखा है क्योंकि आपको पता है कि हम natural resources पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप अलग से आपसे कोई पूछे what do you mean by ubiquitous रिसोर्स, तो आप पूरा लिखिएगा नेचुरल रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर। ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो चारों तरफ मिल जाते हैं, जैसे कि एयर, एयर हमें हर जगह मिल जाती है। दूसरी तरफ होते हैं लोकलाइज्ड, नाम से समझ में आ रहा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड को आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं ना, वो तो वहाँ का लोकल आदमी है, ये, या फिर ये जो स्वीट डिश है वो वहाँ की लोकल स्वीट डिश है, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकल जगह पे वो चीज़ खाई जाती है, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान कहीं का रहने वाला है, तो हम उसको कह देते हैं लोकल पीपल। तो वैसे ही लोकलाइज्ड वो रिसोर्सेज होते हैं जो सिर्फ कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, हमें हर जगह कॉपर देखने नहीं मिलता, ना ही हमें आयरन ओर देखने को मिलती है, ना ही हमें गोल्ड हर जगह मिलता है, ठीक है। Natural resources can be categorized into renewable resources and non-renewable resources। तो जो natural resources होते हैं उन्हें हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं,
और उसमें हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्सेज which get renewed, some of these are unlimited such as solar and wind energy, but overuse or careless use of certain resources like water, soil and forest can affect their stock। तो ये हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब हम इसे नॉर्मल सी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं जिससे ये इजी बन जाए। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वर्ड देखो रिन्यू मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सके उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, तो इनमें से जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। जैसे कि वो नहीं आता है मोबाइल में पैक डलवाते हैं वैलिडिटी अनलिमिटेड, तो उसी तरीके से ये रिसोर्सेज इनमें से कुछ कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। और विंड एनर्जी तो पता ही है, जो विंड से मिलती है। बट ओवर यूज और केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा और लापरवाही के साथ रिसोर्सेज का यूज करेंगे, जैसे कि वाटर का, सॉइल का, फॉरेस्ट का और भी बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो इनका स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, अफेक्ट होगा इनके स्टॉक को। और अभी तो मैंने बताया कि रिन्यूड हो सकते हैं, तो देखिए इनको रिन्यू होने में लगता है थोड़ा सा टाइम। और अगर हम इसी तरीके से लापरवाही से और ओवर यूज करेंगे इन चीज़ों का, केयरलेसनेस दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है, पीने वाला पानी, उसको लोग आजकल इतना गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसका केयरलेसनेस से यूज़ कर रहे हैं कि अब फ्रेश वाटर ख़त्म होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का जो परसेंटेज था पानी का, ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी हमें ज़मीन के नीचे मिलता है फ्रेश वाटर पीने के लिए, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है पहले से। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने अपने घर में अलग अलग वो सिस्टम कर रखा है कि वो एक बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और ग्राउंड वाटर हाजिर हो जाता है टैप के थ्रू। बाथरूम में अलग टैप है, किचन में अलग टैप है, और नल खुला छोड़ देते हैं। कोई अपनी गाड़ियों को डेली धोता है, कोई घर को डेली धो रहा है। तो देखिए हमें ध्यान रखना होगा कि चीज़ों को हम लापरवाही से यूज़ ना करें। और आप खुद ही सोचिए कि जहाँ पानी की कितनी प्रॉब्लम रहती है, वो लोग कैसे कैसे सरवाइव करते हैं। हमारे पास पानी है तो हम उसका वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने भी पानी को इसी तरीके से अब भी हम नहीं रुके, तो क्या होगा, वो दिन दूर नहीं है जब हम पानी के लिए तरस जाएंगे। तो आप लोग वाटर को थोड़ा कंजर्व करिए। हाँ, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप लापरवाही से करेंगे तो वो वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यूएबल नहीं हो सकते। इसका मतलब पहला वाला था जो रिन्यू हो सकता था और अनलिमिटेड था, लेकिन ये रिन्यू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट है इनकी क्वांटिटी की, कि सिर्फ इतने ही है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed। अब देखिए, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यहाँ लिखा कि इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं रिन्यूड होने में। तो फिर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे हो गए? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए हो गए क्योंकि एक बार अगर इनका स्टॉक ख़त्म हो गया, मतलब जितनी अमाउंट में ये होते हैं, वो चीज़ अगर एक बार ख़त्म हो गई तो फिर इनको बनने में ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। और वो जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर इनको लग जाते हैं ना बनने, वो एक इंसान की लाइफ स्पेन से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हमने इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा है। जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारे कैसे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं।
अब तक हम देख रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप के बारे में रिसोर्सेज के, जो कि है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्चुअल में है तो सब कुछ नेचर की ही देन, पीपल अगर खुद भी रिसोर्स है तो वो बिना नेचर के तो कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ हमें ह्यूमन मेड रिसोर्स में भी देखनी है कि कई बार क्या होता है, कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब उनके फॉर्म को हम चेंज करें। ठीक है, अब उनका जो फॉर्म है वो खुद चेंज नहीं होता, उनका फॉर्म चेंज करता है एक ह्यूमन। तो इसलिए जब ह्यूमन उनका एक फॉर्म चेंज कर रहा है, उस फॉर्म को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम कह देते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसका एग्जांपल है आयरन ओर। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। देखिए, जो नेचर है ना, जो कुदरत ने हमें दिया है, वो आयरन ओर है, और आयरन ओर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ना ही आप किचन में उससे कोई बर्तन आयरन ओर का होता है, ना कुछ और होता है। ह्यूमन बीइंग ने क्या सीख लिया कि आयरन ओर से हम आयरन कैसे निकाल लेते हैं, और फिर उस आयरन से हमने बिल्डिंग्स में चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आयरन रॉड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, आयरन की यूटेंसिल्स बनते हैं, किचन में काम आता है, फर्नीचर बन जाता है आयरन का। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने स्टार्ट कर दी। और एक और चीज़ जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है, डैट इज़ टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको ये क्लासेस दे रही हूँ तो ये भी टेक्नोलॉजी के ही कारण है, जो कि एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड रिसोर्स के बारे में, थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेस। People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill, technology to do so. That is why human beings are special resources। देखिए, नेचर ने हमें, अगेन बोल रही हूँ, सब कुछ नेचर ने ही दिया है हमें, और लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ों को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं नेचर की, लाइक एयर नेचुरल रिसोर्स हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, और एक्सटर्नल उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ करेगा कौन? हम करेंगे, हम, वी द पीपल, हम करेंगे। तो हम जो ह्यूमन बीइंग है, ये एक स्पेशल टाइप के रिसोर्स बन गए, जिन्होंने अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नेचर से जो चीज़ें मिली हैं उनके एक अच्छा यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स बनाया है। देखिए, तो वी द पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, हम एक रिसोर्स हैं, क्योंकि देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टीचर भी एक रिसोर्स है, डॉक्टर वो भी एक रिसोर्स है, पीपल है लेकिन वो एक रिसोर्स है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। ये वैसे बहुत इजी था, अगर आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स के आगे बस डेवलपमेंट वर्ड लगा है, तो आप इजीली अब बता सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हम इम्प्रूव कर दें क्वालिटी किसकी, पीपल की, उनके स्किल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। और इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने का जो ये प्रोसीजर है, किसके अंडर आता है? ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है, क्योंकि हम इसमें किस चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा।